नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल क्रैक कंपटीशन एरा पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे गुप्त साम्राज्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 2, जिसमें विगत वर्षों के क्वेश्चन को संग्रहित किया गया है और यह भावी परीक्षा के लिए भी उतना ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो, जो कि संबंधित है गुप्त साम्राज्य से, और यह इसका भाग 2 है। हम जिसमें पहला प्रश्न देखेंगे, इसका क्वेश्चन है कि किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि स्कंद गुप्त ने हूणों को पराजित किया था? किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि स्कंद गुप्त ने हूणों को पराजित किया था? तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अर्थात भीतरी स्तंभ लेख। भीतरी स्तंभ लेख से ज्ञात होता है कि स्कंद गुप्त ने हूणों को पराजित किया था। यह इसका सही जवाब है। ये भीतरी स्तंभ लेख है कहाँ पे? यह गाजीपुर में है। कहाँ पे? गाजीपुर, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में यह जो है भीतरी स्तंभ लेख है, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में। और आइए इसी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को हम जान लेते हैं, और यह आप लोग अपनी कॉपी में नोट जरूर कर लीजिएगा। और जिसमें हम पहला देखेंगे तथ्य, इसमें यह है कि समुद्रगुप्त जो गुप्तकालीन शासक था और जिसे भारत का नेपोलियन कहा गया है, समुद्रगुप्त जो था दोस्तों, उसे जो है बीड़ा बजाते हुए सिक्कों पर क्या किया गया है? बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है। सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए किसको? समुद्रगुप्त को बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है। तो समुद्रगुप्त सिक्कों को पर बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है। भीतरी स्तंभ लेख गाजीपुर के उत्तर प्रदेश में है यह। और इस काल में आप लोगों को कल भी बताया गया था, आज भी बता दिया जा रहा है, देवदासी प्रथा प्रचलित थी। कौन सी प्रथा? देवदासी प्रथा प्रचलित थी इस काल में, यानी कि गुप्त काल में देवदासी प्रथा आपकी प्रचलित थी। और इसके अलावा जो स्त्रियों की दशा थी दोस्तों, गुप्तकालीन जो स्त्रियां थी या जो गुप्त काल में स्त्रियों की दशा थी, वह काफी निम्न स्तर की हो गई थी। स्त्रियों की दशा कैसी थी? निम्न थी। स्त्रियों की दशा काफी निम्न थी। तो गाजीपुर में यह भीतरी स्तंभ लेख है। समुद्रगुप्त को सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है। गुप्त काल में देवदासी प्रथा प्रचलित थी। इसके अलावा स्त्रियों की दशा में काफी ज्यादा गिरावट आई। यह इससे संबंधित महत्वपूर्ण आपके फैक्ट है। नेक्स्ट देखेंगे, जिसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुप्त साम्राज्य, जो गुप्त साम्राज्य है कि उसके पतन के विभिन्न कारण थे। निम्नलिखित में से उसके पतन का कौन सा कारण नहीं था? पतन तो उसके जो पतन के कारण थे, हूणों का आक्रमण भी गुप्त शासनों का, मतलब जो शासन है उसका पतन का कारण था। प्रशासन का सामंतीय ढांचा, इस समय सामंत ज्यादा हो गए थे और राजा से मजबूत सामंत हो गए थे। उत्तरवर्ती गुप्तों का बौद्ध धर्म स्वीकार करना, ये भी इसका बड़ा कारण रहा है। पहले यहाँ वैष्णव धर्म को ज्यादा प्रभावशाली बनाया गया था। अंत में जो उत्तरवर्ती बाद के गुप्त शासक होते हैं, वो बौद्ध धर्म को स्वीकार करते हैं। प्रशासन में सामंत वर्ग का उदय होता है और हूणों का आक्रमण होता है। और ये सारे वजह है गुप्त साम्राज्य के पतन की। किंतु ये जो चौथा वाला रीजन है, यानी कि डी, अरब आक्रमण, यह गुप्त कालीन शासन के जो पतन का कारण नहीं है। तो इसका यही सही जवाब होगा, ऑप्शन डी, यानी कि अरब आक्रमण गुप्त साम्राज्य के पतन का कारण नहीं था। यह इससे संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट है। इसके अलावा हम और एक दो देख लेते हैं। जैसे क्या होता था, जो गुप्त कालीन प्रांतीय और स्थानीय शासन की पद्धति थी, क्या? प्रांतीय और इसके अलावा आपका स्थानीय शासन। कौन सा? स्थानीय और प्रांतीय शासन। इसकी पद्धति कैसी थी, यह कैसे विस्तारित था? इसको हम एक वन बाय वन करके करके देख लेते हैं। जिसमें आप देखिएगा, जो है राज्य, राज्य था, राज्य केंद्र, जिस तरह से आज केंद्र है, भारत है, उस तरह से उस समय का राज्य था। अब राज्य क्या होता था? राज्य जो है दोस्तों भुक्ति में बटा होता था। किसमें? भुक्ति। आप इसे नोट करते जाइएगा, यह क्वेश्चन बहुत पूछा गया है। राज्य भुक्ति, यानी वर्तमान में जो प्रांत है भारत में, राज्य है, वह जो है भुक्ति तब कहलाते थे। और भुक्ति जो है विषय में बदला हुआ होता था। विषय, विषय मतलब जिले। विषय मतलब क्या होते थे? जिले। यह जो है विषय कहलाते थे। अब यह विषय जो है किसमें बटे होते थे? तो विषय जान लीजिए, बटे होते थे आपके बीथी में, बीथियों में। किसमें? बीथियों में। यानी कि जैसे विकास खंड रख लीजिए आप, तहसील रख लीजिए, इस तरह की कुछ संरचना, कुछ इकाई थी प्रशासनिक। और यह बीथी जो है किसमें बटी होती थी? ग्राम में, गांव में। तो यह जो है गुप्तकालीन प्रांतीय और स्थानीय स्वशासन, ये शासन की व्यवस्था थी, जिसमें राज्य था। राज्य भुक्ति में बटा होता था। वर्तमान में इसे क्या कहेंगे? वर्तमान में प्रांत।
इसे कहेंगे राज्य को। तो राज्य भुक्ति में, भुक्ति विषय यानी जिले में, जिले वीथियों में और वीथियां ग्राम में बटे होते थे। यह प्रांतीय और स्थानीय ढांचा था कहाँ का? गुप्त साम्राज्य का। तो गुप्त साम्राज्य के जो पतन के कारण हुड़ों का आक्रमण था, प्रशासन का सामंतीय ढांचा था, उत्तरवर्ती गुप्तों का बौद्ध धर्म स्वीकार करना था, किंतु जो गुप्त साम्राज्य के पतन का कारण नहीं था वो अरब आक्रमण। ये कोई कारण नहीं था। ये इसका सही जवाब है। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है कि शक विजेता किसे जाना जाता है? क्या है? शक विजेता किसे जाना जाता है? तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों वह है ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त द्वितीय को शक विजेता जाना जाता है। इसी चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य भी कहा जाता है। विक्रमादित्य की उपाधि धारण किए थे। चंद्रगुप्त द्वितीय को क्या कहा जाता है? विक्रमादित्य भी कहा जाता है। पता है जो गुप्त राजा थे वो बहुत ज्यादा आडंबर पूर्ण उपाधियां धारण करते थे, गुप्त राजा। अब उनकी उपाधियां क्या क्या होती थी जरा एक एक करके हम इसे देख लेते हैं। इसमें क्या होता था? परमेश्वर। क्या? परमेश्वर। यह जो है गुप्तकालीन राजाओं की उपाधि थी। एक होता था महाराजा धीराज। क्या? महाराजा धीराज। यह जो है गुप्तकालीन शासकों का ये आपका उपाधि होती थी। और एक और इसमें मुख्य माना जाता है परम भट्टारक। परम भट्टारक यह जो है गुप्तकालीन राजाओं की उपाधियां होती थी। तो परमेश्वर, महाराजा धीराज, परम भट्टारक, चंद्रगुप्त द्वितीय का विक्रमादित्य, ये इसके जो है उपाधियां होती थी गुप्तकालीन राजाओं की। तो शक विजेता जिसे माना जाता था वह चंद्रगुप्त द्वितीय था। कौन? चंद्रगुप्त द्वितीय। और इसके अलावा जो सबसे बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, चंद्रगुप्त द्वितीय का दरबार जो था वह 9 रत्नों से अलंकृत होता था। क्या? 9 रत्नों से अलंकृत। चंद्रगुप्त द्वितीय का दरबार 9 रत्नों से क्या होता था? 9 रत्नों से अलंकृत। अब ये 9 रत्न कौन सी थी? यह क्वेश्चन पूछ लेता है कि इनमें से कौन चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 रत्नों में शामिल नहीं था या शामिल था, इस तरह से करके। तो वन बाय वन करके हम 9 रत्नों के नामों को जान लेते हैं, जिसमें पहला हम जानेंगे। पहला है दोस्तों कालिदास। कालिदास। अब दूसरा कौन सा है? पहला कालिदास, दूसरा है धन्वंतरी। कौन? धन्वंतरी। या दूसरा जो है धन्वंतरी है। अब तीसरा कौन सा है हम देखेंगे। तीसरा है छपड़क। छपड़क। तीसरा आपका छपड़क है। अब हम चौथा देख लेते हैं लगे हाथ। तो चौथा अमर सिंह। कौन सा? अमर सिंह चौथे हैं। और अभी आपका पांचवा हम देख लेते हैं। पांचवा है शंकु। कौन? शंकु। ये पांचवा जो है शंकु है। छठा कौन है? बेताल भट्ट। कौन सा? बेताल भट्ट जो है सातवां है। वो सॉरी छठा है। सातवां अब हम देख लेते हैं। सातवां है घट करपर। कौन सा? घट करपर। यह आपके सातवें क्या है? नवरत्न है चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। सातवां घट करपर। आठवां कौन है? आठवां वराह मिहिर। कौन से? वराह मिहिर। आठवां वराह मिहिर है। नौवां कौन है? नौवां, नौवे है वर रुचि। कौन से? वर रुचि। तो ये नौ जो है, नौ ये जो चंद्रगुप्त दरबार, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में जो नवरत्न थे, ये है, इनका नाम इस प्रकार है। पहले है कालिदास, दूसरे हैं धन्वंतरी, तीसरे हैं छपड़क, चौथे हैं अमर सिंह, पांचवे हैं शंकु, छठे हैं बेताल भट्ट, सातवां है घटकरपर, आठवां है बराहमीर, नवे है बररुचि। या इससे संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कृपया इसे अपनी अपने नोटबुक में निश्चित तौर पर उतार लीजिएगा। तो गुप्त राजाओं में जो उपाधियां होती थी वो होती थी परमेश्वर, महाराजाधिराज, परम भट्टारक। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य भी कहा जाता था। और चंद्रगुप्त द्वितीय के ही दरबार में नवरत्न अलंकृत होते थे। उनमें थे कालिदास, धन्वंतरी, छपड़क, अमर सिंह, शंकु, बेताल भट्ट, घटकर, वराह मिहिर, वर रुचि। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? तो इसका सही जवाब है यह है चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय ने रजत सिक्के को जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक था। चंद्रगुप्त द्वितीय रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक था। या इससे संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट है। आइए इसी से संबंधित कुछ और देख लेते हैं। जैसे जो वो आर्यभट्ट थे। आर्यभट्टी गणित के क्षेत्र का महत्वपूर्ण ग्रंथ है ना। आर्यभट्टी ये क्या है? गणित के क्षेत्र का महत्वपूर्ण ग्रंथ है, गणित के क्षेत्र में। ठीक है। और यह कहाँ से रिलेट करते थे आर्यभट्ट? तो आर्यभट्ट जो है पाटलिपुत्र के थे। कहाँ के थे?
पाटलिपुत्र के यह आर्यभट्ट थे। पाटलिपुत्र के यह आर्यभट्ट थे। अच्छा, एक चीज और होता है, जैसे बहुत सारे राजाओं में या बहुत सारे जो काल होते हैं, जैसे गुप्त काल हो गए, आपका कोई भी वंश हो गया, जैसे मुगल काल हो गया, गुप्त काल, सल्तनत काल, इस तरह के। और दूसरे कालों में क्या होती थी, स्थापत्य कला बहुत ज्यादा विलक्षण अपनी प्रतिभाओं को लेकर के लोग बनाते थे, वास्तुकला को बहुत अच्छा रूप देते थे। लेकिन जो है ये जो गुप्त काल है, इसमें वास्तुकला बहुत ज्यादा प्रभावशाली नहीं रही है। गुप्त काल में क्या हुआ, वास्तुकला जो है बहुत प्रभावशाली नहीं रही, वास्तुकला प्रभावी नहीं रही। कैसे? क्योंकि यहाँ क्या होता है गुप्त काल में, जो गुप्त काल में है दोस्तों, यहाँ वास्तुकला के नाम पर क्या होता है, ईंट के कुछ मंदिर बने हैं, ईंट के कुछ मंदिर बने हैं, जिनके हम नाम देख लेते हैं। ईंट के कुछ मंदिर, जैसे कानपुर का भीतरी गांव, कौन सा, कानपुर का भीतरी गांव मंदिर, भीतरी गांव, यह जो है ईंट का बना हुआ है, भीतरी गांव मंदिर, क्योंकि यहाँ वास्तुकला इतनी ज्यादा प्रबल या उज्जवल नहीं थी। गाजीपुर का भीतरी, गाजीपुर का भीतरी, अब लिखा ना गाजीपुर का, तो गाजीपुर का भीतरी, ये सब ईंटों के बने हुए हैं। और ललितपुर का देवगढ़ मंदिर, कौन सा, ललितपुर, यूपी, ललितपुर का देवगढ़ मंदिर, यह जो है ईंट के सारे बने हुए, देवगढ़ मंदिर, ये सभी क्या बने हुए हैं, ईंट के बने हुए हैं। और एक चीज और जो हम गौर करने की चीज है, जो मंदिर निर्माण कला का जन्म कहाँ से हुआ, तो जो मंदिर निर्माण कला का जन्म है दोस्तों, ये गुप्त काल से ही हुआ। मंदिर निर्माण कला का जन्म, कला का जो जन्म हुआ, वह कहाँ से हुआ, गुप्त काल से हुआ। कि कहाँ से, गुप्त काल से यह जो है हुआ। तो यह इससे संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट है। तो रजत सिक्कों को जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य था। नेक्स्ट देखेंगे, इसमें नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसको विष्ट कहा जाता था। निम्नलिखित में से किसे जो है विष्ट कहा जाता था। तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों, वह है ऑप्शन बी, अर्थात वेगार को विष्टि कहा जाता था। क्या होता था, ग्रामवासी जो होते थे उस समय के, ग्रामवासी, ग्रामवासी क्या करते थे, जो ग्रामवासी थे दोस्तों उस समय के, वह सरकारी सेवा व अधिकारियों की सेवा में, जो अधिकारियों की सेवा के लिए निःशुल्क श्रम करते थे। उस समय जो अधिकारी होते थे गुप्त काल में, उनके लिए निःशुल्क श्रम करते थे, और यह निःशुल्क श्रम उनसे करवाया जाता था। इसी को ही विष्ट कहा गया है। क्या कहा गया है, विष्ट कहा गया है, क्योंकि सरकारी अधिकारियों की सेवा में जो निःशुल्क श्रम ग्रामवासियों से लिया जाता था, उसी को विष्ट कहा गया है। उस समय विष्ट माने बेगार, यानी इनको उसके बदले कोई पारितोषिक नहीं दिया जाता था। यह इससे संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट है। अच्छा, एक चीज और हम जान लेते हैं, जो गुप्त काल है, गुप्त काल में भागवत धर्म, मैंने कहा ना कि उत्तरवर्ती जो गुप्तकालीन शासक थे, वो क्या किए, उन्होंने उत्तरवर्ती कालीन शासकों ने बौद्ध धर्म को अपनाना शुरू कर दिया। लेकिन जो स्टार्टिंग दौर है, जो शुरुआती दौर है, उसमें क्या हुआ, भागवत धर्म ज्यादा प्रभावी हुआ। भागवत माने वैष्णव, भागवत धर्म क्या हुआ, ज्यादा जो है इसको भागवत धर्म ज्यादा प्रभावित हुआ है। किसमें, गुप्तकालीन समय में। उत्तरवर्ती शासक जो है बौद्ध धर्म को मानने लगे थे बाद में। और गुप्त काल को प्राचीन भारत में क्या कहा जाता था, स्वर्ण युग, इसी को स्वर्ण युग कहा जाता था। गुप्त काल को क्या कहा जाता था, स्वर्ण युग, गुप्त काल को स्वर्ण युग बोला जाता था। यह इससे संबंधित फैक्ट है। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से किसकी देखभाल अग्रहारिक नामक अधिकारी करता था। निम्नलिखित में से किसकी देखभाल अग्रहारिक नामक जो है अधिकारी करता था। तो जो इसका सही जवाब है, यह है धार्मिक न्यास, धार्मिक न्यास। इसकी जो है देखभाल क्या होता था कि अग्रहारिक नामक ये जो अग्रहारिक है, यह जो है अधिकारी करता था। धार्मिक न्यास है, जो धार्मिक ट्रस्ट वगैरह टाइप में होते थे, उनकी संख्या गुप्त काल में बहुत बढ़ गई। उनकी संख्या जब धार्मिक न्यासों की बढ़ गई, तो उसकी देखभाल हेतु क्या किया गया कि अग्रहारिक नामक अधिकारी को रखना पड़ा। जब धार्मिक न्यास की संख्या बढ़ने लगी, संख्या क्या हुआ, बढ़ने लगी, तो इसे यानी कि इसे क्या किया, अग्रहारिक को रखा गया, रखा गया उसकी देखभाल हेतु रखा गया। किसके लिए, देखभाल हेतु। यह इससे संबंधित फैक्ट है। अच्छा, एक चीज और बताइए, जो प्रयाग प्रशस्ति है, वह किसने रचना की है, प्रयाग प्रशस्ति की, प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की है, प्रयाग जो प्रशस्ति है उसकी रचना किसने की है, तो प्रयाग प्रशस्ति की रचना हरिसेन ने की है। किसने,
हरिशेड ने इस प्रयाग प्रशस्ति की रचना की है। प्रशस्ति माने होता है प्रशंसा। प्रयाग प्रशस्ति किस भाषा में, प्राकृत भाषा में है कि ब्राह्मी लिपि में है या फिर जो है संस्कृत लिपि में है? तो इसका सही जवाब है यह संस्कृत भाषा में है। कौन से? संस्कृत भाषा में है। यह प्रयाग प्रशस्ति जो है संस्कृत भाषा में है। नेक्स्ट देखेंगे। इसमें नेक्स्ट है कि श्री गुप्त ने किस उपाधि को धारण किया? किसने? श्री गुप्त ने किस उपाधि को धारण किया? तो श्री गुप्त ने जो है ऑप्शन ए यानी कि महाराज उपाधि को धारण किया। श्री गुप्त ने किसकी उपाधि धारण किया? महाराज उपाधि को धारण किया। इस श्री गुप्त ने महाराज उपाधि का धारण किया श्री गुप्त ने। अब क्या होता है कि जो इस काल के सिक्के बनाए जाते थे, इस काल में, वैसे इस काल के जो सिक्के होते थे उसमें बीड़ा बजाते हुए दिखाए चित्र अंकित है, बीड़ा बजाते हुए। और समुद्रगुप्त जो है बीड़ा बजाता था, ऐसा चित्रों सिक्कों पे चित्र अंकित है, बीड़ा बजाते हुए, ऐसा है। और श्री गुप्त ने किस उपाधि को धारण किया? महाराज। इसको जो है इसका संस्थापक माना जाता था, लेकिन जो वास्तविक संस्थापक था, वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम था। चंद्रगुप्त प्रथम इसका वास्तविक संस्थापक था, वो गुप्तकालीन साम्राज्य का। यह इससे संबंधित फैक्ट है। अच्छा, इसमें क्या होता है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि जो अगले क्वेश्चन बनते हैं उसके क्या जवाब है। तो किस गुप्त शासक ने उज्जैन को अपनी दूसरी राजधानी बनाई? किस गुप्त शासक ने उज्जैन को अपनी दूसरी राजधानी बनाई, यह इसका प्रश्न है। तो इसका प्रश्न का जो जवाब है दोस्तों वह है ऑप्शन डी, चंद्रगुप्त द्वितीय ने। चंद्रगुप्त द्वितीय ने क्या किया कि उज्जैन को अपनी दूसरी राजधानी बनाई। क्या बनाई? उज्जैन को अपनी दूसरी राजधानी बनाई। जो चीनी यात्री फाहियान है, चीनी यात्री फाहियान, वह कब भारत आया? तो चीनी यात्री जो फाहियान है दोस्तों, वह जो है भारत में गुप्त काल में भ्रमण किया था। कब? गुप्त काल में भ्रमण किया। कब? गुप्त काल में। यह जो है 399, जो याद आ रहा है 399 से 412, 399 से 412 के बीच भारत आया। और इसने कई बौद्ध स्थलों का क्या किया? भ्रमण किया। बौद्ध स्थलों का भ्रमण, बौद्ध स्थलों का क्या किया? इसने भ्रमण किया। यह जो है चीनी यात्री 399 से 412 ईस्वी के बीच आया, भ्रमण किया बौद्ध स्थलों का। या इससे संबंधित फैक्ट है। नेक्स्ट देखेंगे। इसमें नेक्स्ट है, निम्न में से कौन चंद्रगुप्त द्वितीय का नवरत्न नहीं था? अभी हमने नवरत्न देख लिया था। तो चंद्रगुप्त द्वितीय का जो नवरत्न है दोस्तों, धन्वंतरी भी थे, कालिदास भी थे, वराह मिहिर भी थे। यह जो है नवरत्न के चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्न थे। लेकिन ये जो मानसिंह है, यह जो है मुगल काल में थे, यह जो है यहाँ नहीं थे। तो यह जो है तीन नवरत्न थे, बल्कि मानसिंह नहीं थी। तो कालिदास यहाँ पे नवरत्न है, कालिदास। उसके बाद कौन है कालिदास के बाद? आपका धन्वंतरी, इसमें लिखा है धन्वंतरी जो है। और जो है उसके बाद छपड़क आ जाते हैं। फिर उसके बाद आ जाते हैं अमर सिंह। उसके बाद कौन आ जाता है? शंकु ना। उसके बाद बेताल। इसके बाद कौन आ जाता है आपका? घटकरपर, घटकरपर। इसके बाद आ जाते हैं वराह मिहिर, वराह मिहिर। ये सारे जो है इनके नवरत्न। वर रुचि, वर रुचि। ये जो है कालिदास, धन्वंतरी, छपड़क, अमर सिंह, शंकु, बेताल भट्ट, घटकरपर, वराह मिहिर, वर रुचि, ये सारे नवरत्न हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यह सारे इनके नवरत्न रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है, अजंता की गुफाएं किस काल से संबंधित है? अजंता की गुफाएं किस काल से संबंधित है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी, गुप्त काल। यानी कि अजंता की गुफाएं गुप्त काल से संबंधित है। अच्छा, ये जो इलाहाबाद स्तंभ लेख है, इलाहाबाद स्तंभ लेख, इसमें समुद्रगुप्त के जो विजयों का वर्णन है इलाहाबाद स्तंभ लेख में। इलाहाबाद स्तंभ लेख, आपको पता है इलाहाबाद स्तंभ लेख जो है ना, इसमें ऐसा लगता है, इसको पढ़ने के बाद जो हम बुक्स वगैरह स्टडी करते हैं उसमें ये है कि ऐसा प्रतीत होता है कि समुद्रगुप्त कभी नहीं हारा। समुद्रगुप्त क्या हुआ? कभी नहीं हारा, नहीं हारा कभी भी। तो इसीलिए इसे पता है क्या बोला जाता है? भारत का नेपोलियन। इसीलिए इसे भारत का नेपोलियन बोला जाता है, नेपोलियन। क्योंकि समुद्रगुप्त नहीं हारा कभी भी, इसलिए इसे क्या बोला जाता है? भारत का नेपोलियन। तो अजंता की गुफाएं किस काल से संबंधित थी? तो यह जो है गुप्त काल से संबंधित थी। दोस्तों, ये आज का वीडियो रहा। वीडियो तो वैसे कल डाल देना चाहिए था, थोड़ा
प्रॉब्लम हो गई थी, नेट नहीं चल रहा था तो कल नहीं पढ़ पाया, आज मॉर्निंग में पढ़ रहा है। तो कृपया अगर आपको किसी भी तरह से ये वीडियो हेल्पिंग लगता है या चैनल हेल्पिंग हेल्पफुल लगता है आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए, तो कृपया चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाकी फिर से मिलते हैं शाम को एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।